नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 63 है, जो कि बेस्ड है द हाई कोर्ट पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आप एग्जाम देने से पहले 3 से 4 बार जरूर देख लें, जिससे कि आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस का अभ्यास कर लेंगे और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको काफ़ी ईजी होगा पॉलिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है और इसके 20 से 25 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते ही हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आपको 20 से 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो इसको आपके लिए इसलिए बनाया जा रहा है कि आप क्वेश्चंस का 3 से 4 बार ज़रूर ही अभ्यास करें, लगाएं और सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी पॉलिटी की पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, consider the following statement and select the correct answer from the code given below. Assertion A: High courts are the better position to protect rights of Indian citizens than the Supreme Court. Reason: Supreme Court can issue writ to protect only fundamental right. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। दावा: उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बेहतर स्थिति में है। कारण: सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? देखिए, जो असर्शन कह रहा है कि हाई कोर्ट आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ इंडियन सिटीजन देन द सुप्रीम कोर्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका जो रीजन बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट टू प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट, ये भी बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट को इशू करता है। अच्छा, ये जो रिट को जो इशू करने के लिए होता है वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत इसको रिट इशू करता है। ठीक है, और आर्टिकल 32 के तहत जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। ये आप लोग आर्टिकल्स भी याद रखेगा। तो जो असर्शन है और जो रीजन है ये बिल्कुल सही है, और जो रीजन है वो असर्शन की सही से व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट भी सही है और जो असर्शन के साथ जो रीजन दे रहा है वो रीजन भी बिल्कुल सही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 2. What is the nature of the dispute of Babri Mosque राम जन्मभूमि केस बिफोर इलाहाबाद हाई कोर्ट? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले के विवाद की प्रकृति क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ए रिट पिटीशन, बी टाइटल सूट, सी क्लेम फॉर कंपनसेशन, डी जुडिशियल रिव्यू पिटीशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टाइटल सूट। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टाइटल सूट। इसमें क्या होता है? टू सेपरेट कम्युनिटीज हैव क्लेम फॉर द सेम लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेपरेट कम्युनिटी है, वो उस लैंड के लिए डिस्प्यूट मचा रही है, या उस लैंड के लिए वो लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी का हक बताते हैं कि ये हमारी है और ये हमारी है, तो इसे टाइटल डिस्प्यूट कहते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 3. According to the Constitution of India, the term district judge shall not include. भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश शब्द में शामिल नहीं होगा। आपके ऑप्शन से: ए चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, बी सेशन जज, सी ट्रिब्यूनल जज, डी चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ट्रिब्यूनल जज। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक है, उसको शामिल नहीं किया जाता है ट्रिब्यूनल जज के अंतर्गत। ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ट्रिब्यूनल जज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4. एक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड इन। कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? आपके ऑप्शन से: ए सुप्रीम कोर्ट, बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सी हाई कोर्ट, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
सी हाई कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 230, बी आर्टिकल 231, सी आर्टिकल 232, डी आर्टिकल 233, ई नन ऑफ द अबव। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 233। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया is same as that of removal of a judge of the Supreme Court. Second, after retirement from the office, a permanent judge of a high court cannot plead or act in any court or before any authority in India. Which of the statement given above is are correct? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का तरीका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है। दूसरा, पद से सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय का एक स्थायी न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष दलील या कार्य नहीं कर सकता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है the mode of removal of the judges of a high court in India is same as that of the removal of judge of the Supreme Court। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसा कि हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सेम उसी प्रोसीजर से सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या है? आफ्टर रिटायरमेंट from the office a permanent judge of a high court cannot plead or act in any court or before any authority। ये गलत है, वो प्लीड कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, पहला सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अ हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? आपके ऑप्शन से ए द प्रेसिडेंट, बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी द चीफ जस्टिस ऑफ हिज हाई कोर्ट, डी द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अगेंस्ट विच जज द राज्यसभा पास द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट इन 2011 बट ही रिजाइंड टू सेव हिमसेल्फ बिफोर इट कुड बी पास्ड बाय द लोकसभा। किस जज के खिलाफ राज्यसभा ने 2011 में महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन लोकसभा द्वारा पारित होने से पहले ही उन्होंने खुद को बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया था? आपके ऑप्शन हैं ए जस्टिस वी रामास्वामी, बी जस्टिस भट्टाचार्य, सी जस्टिस सौमित्रा सेन, डी जस्टिस पी डी दिनाकरन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जस्टिस सौमित्रा सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। भारत में मोबाइल कोर्ट किसके दिमाग की उपज है? आपके ऑप्शन से ए जस्टिस भगवती, बी मिस्टर राजीव गांधी, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी मिसेस प्रतिभा पाटिल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कभी स्टेट के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग करंट से इसको सिंक्रोनाइज कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन हैं ए आचार्य देवव्रत, बी सूर्यकांत, सी गिरीश साहनी, डी शेखर मांडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सूर्यकांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर। निवारक हिरासत के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए 1 मंथ, बी 3 मंथ,
सी 6 मंथ, डी 9 मंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3 मंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन हु एडवोकेटेड दैट 1/3 ऑफ द जज इन ईच हाई कोर्ट शुड बी फ्रॉम अनदर स्टेट। विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने इस बात की वकालत की थी कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। आपके ऑप्शन हैं ए जस्टिस पी.एन. भगवती, बी जस्टिस हिदायतुल्ला, सी जस्टिस एच.आर. खन्ना, डी जस्टिस चंद्रचूड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जस्टिस एच.आर. खन्ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विद रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन हैं ए लोक अदालत हैव द जुरिडिक्शन टू सेटल द मैटर एट द प्री लिटिगेशन स्टेज एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। लोक अदालत के पास प्री लिटिगेशन चरण में मामलों को निपटाने का अधिकार क्षेत्र है, न कि किसी अदालत के समक्ष लंबित मामलों को निपटाने का। बी लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर। लोक अदालतें उन मामलों से निपट सकती है जो दीवानी है और आपराधिक प्रकृति के नहीं है। सी एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी शामिल होते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। डी नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ऊपर दिए गए कोई भी कथन सही नहीं है। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट। तो लोक अदालत के संबंध में कोई भी जो ऊपर के स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहाँ पर मैंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिख ली है, तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो लेक्चर काफी लंबा हो जाता है पूरी डिटेलिंग करने में। तो सिर्फ अभी मैं क्वेश्चंस और आंसर्स को ही कैटर कर रही हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, with reference to the Gram Nyalat Act, which of the following statement is are correct? First, as per the Act, Gram Nyalaya can hear only civil cases and no criminal cases. Second, the Act allows local social activists as mediator, reconciliator. Select the correct answer using the code given below. ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा, अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में अनुमति देता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो आपको इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो पहला स्टेटमेंट है वो तो गलत है कि वो सिर्फ सिविल केस को लेता है और क्रिमिनल केस को नहीं, तो ये गलत है। दूसरा क्या कहते हैं? एक्ट अलाउ लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर रिकंसिलिएटर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। इसीलिए हम ग्राम न्यायालय बनाते हैं कि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो एज अ मीडिएटर और रिकंसिलिएटर का काम करें। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी सेकंड ओनली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 15. The center-state relations in India are influenced by first, provisions of the constitution, second, the planning process, third, conflict of political interest, fourth, dominions of desire to dictate. Select the correct answer from the code given below. भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। पहला, संविधान के प्रावधान में। दूसरा, योजना प्रक्रिया में। तीसरा, राजनीतिक हितों का टकराव। चौथा, हुक्म चलाने की इच्छा का प्रभुत्व। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। किस तरीके से? हम लोग जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। द प्लानिंग प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है।
द डोमिनेंस ऑफ डिजायर टू डिक्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये दोनों के दोनों चारों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी में देखिए ये चारों ही मेंशन है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 16. The financial relations between the union government and state have been discussed under। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर चर्चा की गई है। आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 168 टू 171, बी आर्टिकल 268 टू 281, सी आर्टिकल 278 टू 291, डी आर्टिकल 289 टू 295। तो 16th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 268 से 281। 16 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 17. Under which article of the Constitution of India taxes are levied and collected by the center but distributed between the center and the state? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कर केंद्र द्वारा और एकत्र किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 268, बी आर्टिकल 269, सी आर्टिकल 270, डी आर्टिकल 271। तो 17 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 270। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया आर डिपेंडेंट अपॉन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सेकंड कन्वेंशन एंड प्रैक्टिसेस, थर्ड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, फोर्थ मैकेनिज्म फॉर डायलॉग। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्मित है। पहला, संवैधानिक प्रावधान, दूसरा परंपराएं और प्रथाएं, तीसरा न्यायिक व्याख्या, चौथा संवाद के लिए तंत्र। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर ये चारों के चारों जो पॉइंट हैं इन सभी पे ही सेंट्रल स्टेट के रिलेशन डिपेंड करते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो, कन्वेंशन एंड प्रैक्टिसेस हो, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो या फिर मैकेनिज्म फॉर डायलॉग हो। तो ऑल द 4 आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। अ फेडरल पॉलिसी इन्वॉल्व्स फर्स्ट रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, सेकंड रिलेशन अमंग स्टेट, थर्ड मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन, फोर्थ मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एक संघीय नीति में शामिल है। पहला, संघ और राज्य के बीच संबंध, दूसरा राज्यों के बीच संबंध, तीसरा सहयोग के लिए तंत्र, चौथा विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। नीचे दिए कोड से अपने उत्तर का सही आपको चुनाव करना है। तो 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो चारों के चारों जो चीजें, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन अमंग स्टेट, मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन एंड मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट, ये सारे ही फेडरल पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4 चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन present 3 list for the distribution of power between center and state, which 2 article regulate that distribution। भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण के लिए 3 सूचियां प्रस्तुत करती है। कौन से 2 अनुच्छेद उस वितरण को नियंत्रित करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 4 एंड 5, बी आर्टिकल 56 एंड 57, सी आर्टिकल 141 एंड 142, डी आर्टिकल 245 एंड 246। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 245 एंड 246। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, बी डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का विघटन, सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की प्रशासनिक शक्ति, डी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट इन द स्टेटलेट, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां।
तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन 21 का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, a resolution passed under clause 1 of article 249 shall remain in force for a period not exceeding। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के तहत पारित एक प्रस्ताव अधिकतम अवधि तक लागू रहेगा। आपके ऑप्शन हैं ए 1 मंथ, बी 3 मंथ, सी 6 मंथ, डी 1 ईयर। 22nd क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 23. Subject on which center and state both can make law are mentioned in which of the following list? जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उनका उल्लेख निम्नलिखित में से किस सूची में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कंकरेंट लिस्ट, डी रेसिडुअल लिस्ट। 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 24. Relation of center state lies in which of the following schedules? केंद्र राज्य का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निहित है? आपके ऑप्शन हैं ए 7th शेड्यूल, बी 8th शेड्यूल, सी 6th शेड्यूल, डी 9th शेड्यूल। 24th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7th शेड्यूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25. The distribution of legislative powers between the center and the state in the constitution is given in। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए 6th शेड्यूल, बी 7th शेड्यूल, सी 8th शेड्यूल, डी 9th शेड्यूल। 25th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 7th शेड्यूल। तो इस तरीके के आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल कर्मवीर आईसीएस को। और साथ ही साथ अपने कमेंट सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।